नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ईद का दिन खुशियां मनाने का होता है। इस पाक मौके पर दुनिया भर में शांति की दुआ की जाती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान किसी और अंदाज में ईद मनाते हैं। पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल बाजवा को भी सेवई की मिठास नहीं बल्कि भारत के खिलाफ कड़वी बातें करना ही पसंद आता है। तभी तो पाक अधिकृत कश्मीर में सेना के साथ ईद मनाने के नाम पर पाकिस्तानी सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा ने फिर से कश्मीर का रोना रोया, फिर से कश्मीर को लेकर भारत पर बेसिर पैर के आरोप लगाए। इमरान की भारत के खिलाफ साजिश वाली ईद। कश्मीर पर बाजवा की तीखी जुबान वाली ईद। एलओसी पहुंचे बुजदिल बाजवा ने बनाया खूनी प्लान। ईद के मौके पर पाकिस्तान ने मांगी जंग वाली दुआ। ईद के दिन पूरी दुनिया खुशियां मना रही थी, हर तरफ शांति की दुआ की जा रही थी। लेकिन इस पाक मौके पर भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्या कर रहे थे, वहां की सेना के जनरल क्या कर रहे थे, आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे, आप देखेंगे तो विश्वास नहीं होगा। ईद के मौके पर भी वहां भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। कश्मीर का पुराना राग अलापा जा रहा था, जंग की दुआ मांगी जा रही थी और तो और अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के नाम पर पाकिस्तान के जनरल बाजवा जम्मू कश्मीर से जुड़ी झूठी कहानियां परोस रहे थे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ईद मनाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में एलओसी पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ईद मनाने के बजाय भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला, साथ ही कश्मीर को लेकर कई सारे झूठे दावे भी किए। पाकिस्तानी जनरल ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए नए सिरे से हमला बोला। नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ दिनों से जारी पाकिस्तान सेना की हलचल फिर से तेज हो गई है। पाकिस्तान सेना के आला अधिकारी बॉर्डर पर मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान की फौज एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है। इसकी तस्दीक तब हुई जब ईद के मौके पर खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल पहुंच गए। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 24 मई को बाजवा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पूना सेक्टर पहुंचे। पीओके का पूना सेक्टर एलओसी के काफी करीब है। बाजवा का यह दौरा ईद मनाने के नाम पर किया गया था, लेकिन इस दौरे में बाजवा ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एलओसी और मुजफ्फराबाद सीएमएच का दौरा किया है। आईएसपीआर की जानिब से बताया जा रहा है कि इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना था कि कश्मीर पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस मौके पर यह भी कहना था कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, हर सूरत मादरे वतन का दिफा करेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख का एलओसी दौरा कोई नया नहीं है, इससे पहले भी वो नियंत्रण रेखा जाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह भारत की ओर से सीज फायर उल्लंघन और आतंकी गतिविधियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, उसे देखते हुए बाजवा का यह दौरा किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि हिंदुस्तान का आक्रामक रवैया देखकर पाकिस्तान बेहद डरा हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो बाजवा पीओके से जंग की गीदड़ भपकी ना देते। कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित स्थिति को चुनौती देने के लिए किसी भी कोशिश का राष्ट्रीय संकल्प और सैन्य क्षमता के साथ जवाब दिया जाएगा।
1947 से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान कश्मीर की तरफ खींचने की कोशिश करता रहा है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे कई मंचों पर चीन जैसे देशों की शह पर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे कई बार जाहिर भी किए, लेकिन भारत की कूटनीति से हमेशा मात खाता रहा है कि कश्मीर का मुद्दा बिना उठाए हुए पाकिस्तान की सेना को और उनके सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा को नींद नहीं आती है। वो बार बार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं पहले से भी और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये मुद्दा हट जाए तो पाकिस्तान आर्मी जो है उनकी, उसका फिर क्या काम रह जाएगा। बॉर्डर पर बाजवा साजिशों का पुलिंदा तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग कोरोना से कराह रहे हैं, उधर इमरान खान ईद की छुट्टियां मना रहे हैं। इमरान एबटाबाद के नथिया गली में सैर कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, इमरान खान ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और बिना किसी सुरक्षा के नथिया गली में कुदरत के नजारों का आनंद लेते नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईद गुजारने एबटाबाद के सयाहती मकाम पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नथिया गली नमली मीरा रोड पर वॉक करने की तस्वीर भी वायरल हो गई। आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईद गुजारने एबटाबाद के सयाहती मकाम पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नथिया गली नमली मीरा रोड पर वॉक करने की तस्वीर वायरल हो गई। तो क्या इमरान खान को पता ही नहीं कि उनके सेना प्रमुख क्या गुल खिला रहे हैं? इमरान को सब पता है, तभी तो वो निश्चिंत और आराम से सैर कर रहे हैं। जी हां, ईद के मौके पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में इमरान बाजवा का साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार बाजवा को पूरा सपोर्ट कर रही है। कश्मीर पर नापाक साजिश रचने का काम अकेले जनरल बाजवा ने नहीं किया था। इस काम में उनकी पूरी मदद की थी इमरान खान और उनके मंत्रियों ने। कम से कम उनके मंत्रियों के ट्वीट से यही जाहिर होता है, जो ठीक उस वक्त किए गए थे जब बाजवा पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचे थे और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। ये ट्वीट नहीं, सबूत है उस साजिश की जिसे इमरान खान और बाजवा मिलकर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो आपको इमरान खान का भी एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें वो वही बात कह रहे हैं जो बात उनके सेनापति कहते नजर आए थे। कश्मीर के लोगों को ईद की खास बधाई। मैं इस अमानवीय लॉकडाउन में उनको धैर्य और साहस बनाए रखने की तारीफ करता हूं। न इमरान मानने वाले हैं और न ही बाजवा, दोनों एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। कश्मीर के अवाम को बरगलाकर जन्नत को जहन्नुम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक और सबूत है बाजवा का ये बयान। कश्मीर की जनता संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत जनमत संग्रह का इंतजार कर रही है। चाहे जो भी हो, उनका संघर्ष सफल होना तय है और पाकिस्तान की सेना उनकी भावनाओं के साथ है। वैसे सबको पता है कि कश्मीर की आवाम अमन चाहती है, वो आतंकिस्तान की खूनी चालों से मुक्ति चाहती है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा। जिस प्रकार से भारत में इलेक्शन होते हैं, अगर पाकिस्तान भी उसी प्रकार से पाकिस्तान में इलेक्शन कराए तो उनको समझ आ जाएगी कि जनमत संग्रह क्या होती है। बार बार पाकिस्तान यही मुद्दा उठा रहा है, इससे तो साफ जाहिर है कि इसके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं और अपने ही लोगों को उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुझे लगता है वो इस प्रकार की बातें बार बार करता जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कई घरों में ईद नहीं मनाई जा रही, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये सब कुछ नजरअंदाज कर कश्मीर राज छेड़े हुए हैं। बात बेहद सीधी है। इमरान खान अपनी जनता का ध्यान बटाना चाहते हैं और उनकी इस कोशिश में बाजवा उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार हनन से जुड़े झूठे मामले उठाता है, लेकिन यह हकीकत पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में लोगों का क्या हाल है। अब तो इमरान खान को रात में पीओके भी हाथ से जाने के बुरे सपने आने लगे हैं। इसलिए इमरान के इशारे पर पाकिस्तान की सेना पीओके को बचाने के लिए जी जान से जुटी है। इसके लिए आतंकी साजिश रचने के साथ सरहद पर सीज फायर उल्लंघन का सहारा लिया जा रहा है।
जब भी सीमा पार से बेवजह गोलियां चलने लगी, रिहायशी इलाकों पर निशाना साधते हुए मॉर्टर दागे जाने लगे, तो समझ जाइए कि पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। दिन कोई भी हो, पाकिस्तान की सेना के मंसूबे एकदम साफ रहते हैं। पाकिस्तान की असल मंशा उसके हरकतों से साफ समझ में आ जाती है, क्योंकि ठीक ईद से एक दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा पाक अधिकृत कश्मीर में एलओसी का दौरा करके जाते हैं और बयान के नाम पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलते हैं, तो दूसरे ही दिन पाकिस्तान की सेना युद्ध विराम का उल्लंघन कर गोलियों की बौछार कर देती है। जनरल बाजवा पाक अधिकृत कश्मीर में एलओसी पर आते हैं, जवानों को कुछ सिखाकर लौट जाते हैं और दूसरे ही दिन भारत के इलाकों में गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दरअसल संघर्ष विराम का उल्लंघन करके पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराना चाहता है। यही वजह है कि ऐसे मामले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अकेले मई महीने में ही पाकिस्तान ने 200 से ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। 2020 में अभी तक सीज फायर तोड़ने के 1800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान का यही असली चेहरा है। कोरोना काल के संकट में पीओके में फिर से आतंकी ट्रेनिंग कैंप को शुरू कर दिया गया है। हाफिज और सलाहुद्दीन जैसे भारत के दुश्मनों को फिर से काम पर लगा दिया गया है। आतंक की नर्सरी में तैयार आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ से ईद है, आज के दिन भी उनकी सीज फायर वायलेशन जारी है। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि उनको इस्लाम या मजहब से कोई लेना देना नहीं, उनको तो केवल अपना मकसद ही पूरा करना है। दरअसल पाकिस्तान की ये सारी घबराहट, सारी परेशानी, हर समस्या पीओके को लेकर है। भारत ने अखंड कश्मीर को लेकर जब से पीओके पर कब्जा करने की बात कही है और इसको लेकर जब से अपना कूटनीतिक दांव चला है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद हराम है और इसी घबराहट में पाकिस्तान एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। पहले भारत ने अखंड जम्मू कश्मीर का दावा करते हुए पीओके को भारत में वापस लेने की बात कही। फिर दूरदर्शन और आकाशवाणी ने पीओके के मुजफ्फराबाद और गिलगित के मौसम का हाल बताना शुरू किया। कश्मीर में नायकू समेत हिजबुल मुजाहिदीन के कई नामी कमांडरों को सेना ने मार गिराया। पाकिस्तान की इस घबराहट की गूंज उसके देश में न्यूज चैनलों पर भी गूंजने लगी। क्योंकि मैं आज से नहीं, काफी अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत इस जो मकबूजा कश्मीर है, इसको हजम करने के बाद उसकी नजरें आगे गड़ी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद फिर हमारा आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसको भी हड़प करेगा और पिछली स्टेज पे जब वो दरिया जेलों पर आकर बैठ जाएगा, तो पाकिस्तान की अब हालत देखिए क्या हो। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पीओके उसके हाथ से जाने वाला है। भारत सरकार की आक्रामक रणनीति के आगे पाकिस्तान की इमरान सरकार चारों खाने चित नजर आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से पीओके में हमेशा की तरह कई नापाक साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। हर तरफ से घिर चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के सामने एक ही सहारा दिखा, पाकिस्तान की सेना और उसके मुखिया कमर जावेद बाजवा। सरकार के इशारे पर सेना लगातार पीओके में साजिश रचने लगी। पीओके में एलओसी के करीब जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बारूदी सुरंगें बिछा दी गई। एलओसी पर मॉर्टर रेजिमेंट की एक यूनिट बढ़ाई गई है। लगातार गोलीबारी करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान से बदला तो लिया जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे उरी और पुलवामा के बाद। इसके बाद पाकिस्तान इतना ज्यादा घबराया हुआ है कि वो सुरंगें बिछा रहा है, फौज की एक्स्ट्रा टुकड़ियां तैनात कर रहा है, एयर पेट्रोलिंग कर रहा है और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला है कोरोना के साथ लड़ने के लिए, वो भी वास्तव में पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर खर्च किया जा रहा है। जब किसी बड़े काम को अंजाम देना हो तो उसका जिम्मा किसी भरोसेमंद को ही सौंपा जा सकता है। पाकिस्तान में कोई सरकार चाहे या ना चाहे, उसे सेना पर भरोसा करना ही पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी बाजवा पर भरोसा करना पड़ा। बाजवा नवाज शरीफ के समय पाकिस्तान सेना के मुखिया बने थे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआत में इमरान खान को ये पसंद नहीं थे, फिर भी इमरान ने बाजवा का कार्यकाल बढ़ाया। इसकी एक वजह
तो पाकिस्तान सरकार पर सेना का दबाव बताया जाता है और दूसरी वजह है जनरल बाजवा की कुछ खास बातें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा एलओसी और कश्मीर मामलों में अच्छी पकड़ रखते हैं। बाजवा सेना के साथ पाकिस्तान सरकार की सियासी मामलों में भी मदद करते रहते हैं। कई मामलों में अमेरिका बाजवा को इमरान से ज्यादा महत्व देता है और सबसे बड़ी खासियत बाजवा का लगातार भारत सरकार पर हमले बोलते रहना है, जो इमरान सरकार के लिए काफी राहत देने वाली साबित होती है। इमरान खान को वास्तव में गद्दी पर बिठाया पाकिस्तान की आर्मी ने और वो आर्मी के इतने शुक्रगुजार हैं कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली है उन्हें पाकिस्तान को आर्मी की झोली में डाल दिया है। कोरोना तो अभी केवल एक बहाना ही है। पीओके का हाथ से जाना पाकिस्तान की सेना के लिए शर्मनाक होगा, लिहाजा पाकिस्तान के जनरल झूठ का सहारा लेकर अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद भी उन्हें पूरी तरह से सहयोग दे रहा है। वैसे भी इमरान सरकार के सामने और कोई रास्ता भी नहीं बचा। अब ऐसी मजबूर सरकार के लिए क्या ईद क्या दिवाली, दिन कोई भी हो उसे तो बस अपनी साजिशों को अंजाम देना आता है। और अब बात अमेरिका और चीन में छिड़ी उस जुबानी जंग की जिसमें इस बार एंट्री हुई है किम जोंग उन की। 3 हफ्तों के बाद किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया के सामने आए और परमाणु क्षमता बढ़ाने का ऐलान कर दिया। किम ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और नए सिरे से एटम बम बनाने के ब्लूप्रिंट पर चर्चा की। जानकारों का मानना है कि ये सब किम जोंग उन चीन के कहने पर कर रहे हैं, क्योंकि चीन की मदद के बिना उत्तर कोरिया परमाणु बम नहीं बना सकता। यही नहीं, चीन फिलहाल अमेरिका को दूसरे मोर्चे पर उलझा कर रखना चाहता है ताकि वो कोरोना को लेकर खुद पर लगे दाग धो सके। कोरोना काल में अचानक उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन गायब हो जाते हैं। उन्हें लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगती हैं। किम के उत्तराधिकारी पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन 20 दिनों तक गायब रहने के बाद अचानक 1 मई को किम दुनिया के सामने आते हैं। एक फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन करते हैं और फिर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किम दुनिया से आंख मिचौली खेल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उत्तर कोरिया का ये शासक कोई राज छिपाने की कोशिश कर रहा हो। मगर तभी 3 हफ्ते बाद किम उसी पुराने अंदाज में एक बार फिर दिखाई देते हैं। अपनी सेना के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते नजर आते हैं। किसी सीक्रेट मिशन की सीक्रेट फाइल पर साइन करते हैं और पूरी दुनिया एक बार फिर सहम जाती है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने रविवार को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की बैठक का नेतृत्व किया। बैठक में सशस्त्र बलों को और बढ़ाने, सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर चर्चा हुई। यही नहीं, किम ने इस अहम बैठक में परमाणु शक्ति बढ़ाने को लेकर नई नीतियां बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही इस दौरान रणनीतिक सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट ऑपरेशन पर रखने को लेकर चर्चा की गई।
जैसे मिसाइल टेस्ट या परमाणु बम की धमकी या लॉन्ग रेंज हथियारों का फायर करना, इस प्रकार की हरकतें वो एक शोमैनशिप के लिए करता है। उसका असर ना अमेरिका पर पड़ता है ना दुनिया पर पड़ता है। ये तस्वीरें किम के उसी सीक्रेट मीटिंग की हैं जिसमें उन्होंने नए सिरे से परमाणु बम बनाने का ऐलान किया। आप देख सकते हैं किम के पहुंचने के बाद मास्क पहने अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि बैठक के दौरान किम या किसी दूसरे अधिकारी को मास्क पहने नहीं देखा गया। इसके पीछे क्या वजह है, इस पर से पर्दा तो अभी तक नहीं उठा है, लेकिन किम के एटम बम बनाने वाले ऐलान ने पूरी दुनिया को एक बार फिर डरा जरूर दिया है। आपको बता दें कि परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर ट्रंप और किम की 3 बार मुलाकात हो चुकी है। ट्रंप और किम के बीच पिछले साल जून में सिंगापुर में पहली बैठक हुई थी। इसके बाद इस साल फरवरी में वियतनाम की राजधानी हनोई में दोनों नेताओं के बीच दूसरी बैठक हुई थी। G20 समिट से लौटते वक्त भी ट्रंप ने कोरियाई सीमा के असैन्य क्षेत्र में किम से मीटिंग की थी, लेकिन किम ने हर बार परमाणु निरस्त्रीकरण पर अमेरिका की मांग को खारिज कर दिया। मगर किम ने कोरोना काल में परमाणु क्षमता बढ़ाने की बात कर अपनी उस जिद पर भी मुहर लगा दी जिसमें अमेरिका से अदावत छिपी। ये बात अलग है कि किम के एटम बम वाले ऐलान के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया चीन की मदद के बिना परमाणु बम बिल्कुल भी नहीं बना सकता। चीन अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और उसके लिए वो उत्तरी कोरिया का सहारा लेकर उत्तरी कोरिया कंधे से अमेरिका के खिलाफ बंदूक चलाना चाहता है। अब सवाल ये कि चीन को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो किम के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका को परेशान करने लगे। तो इसके पीछे भी कई वजह हैं। मसलन चीन पर अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देश कोरोना फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। चीन चौतरफा घिरा हुआ है और वो अमेरिका को सीधे धमकाने की कोशिश नहीं करना चाहता। चीन दुनिया में अपनी विलन वाली छवि से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जिनपिंग उत्तर कोरिया को अमेरिका के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। अगर अमेरिका किम के एटम बम वाले जाल में फंस गया तो चीन से उसका ध्यान हट जाएगा। ऐसे में चीन एक बार फिर अपनी विस्तारवादी नीति और डर्टी गेम की शुरुआत कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीन एक तीर से कई निशाने लगाना चाहता है। वो चाहता है कि उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच अदावत का नया सिलसिला शुरू हो जाए और वो इसी बीच कोरोना के आरोपों से खुद को आजाद करने के लिए अपनी लॉबी को एक्टिव कर दे। इसकी तस्दीक होती है रविवार को किम के परमाणु क्षमता बढ़ाने के ऐलान के ठीक बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी का ये बयान। In our view, continued communication and dialogue between the DPRK and the US is important for resolving their differences and a key stepping stone to settling issues on the Korean Peninsula. As China has often counseled, having a dialogue is better than having nothing at all. We would like to see continuous interaction between DPRK and US leaders. साफ जाहिर है अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी का फायदा उठाने की फिराक में है चीन। वो उत्तर कोरिया को अमेरिका से मुकाबले के लिए तैयार करना चाहता है ताकि अगर जंग जैसे हालात पैदा हुए तो उत्तर कोरिया उसके लिए एक अहम रणनीतिक साझेदार साबित हो। समझिए क्यों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 280 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास 6185 परमाणु बम। मतलब ये कि अगर न्यूक्लियर वॉर यानी एटमी जंग छिड़ती है तो अमेरिका चीन पर बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका चीन को नेस्तनाबूद भी कर सकता है। यही वजह है कि किम के कंधे पर बैठकर जिनपिंग अमेरिका पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाकर उत्तर कोरिया और अमेरिका की लड़ाई पर डालना चाहते हैं।
कोरोना वायरस की वजह से चीन और अमेरिका के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि आग बबूला अमेरिका उसकी 33 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर रहा है। दूसरी ओर चीन ने जवाबी हमला करते हुए संकेत दिया है कि वो भी ऐसे कदम उठा सकता है। जानकारों का कहना है कि इससे दोनों देशों के बीच खाई और गहरी होगी, साथ ही जंग का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका और चीन में युद्ध हुआ तो किसकी जीत होगी? क्या अमेरिका चीन पर भारी पड़ेगा या चीन सबको चौंकाते हुए अमेरिका को पछाड़ देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना काल में अमेरिका और चीन के बीच खिंची तलवार। अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। चीन ने की अमेरिका में राजनीतिक वायरस फैलने की बात। महामारी के बीच अमेरिका और चीन में तल्खी बढ़ती ही जा रही है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार लगातार ऊंची होती जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच संबंध इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं कि शीत युद्ध की आशंका जताई जाने लगी है। कोरोना फैलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में चीन को सबक सिखाना चाहता है। लिहाजा उसने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। दरअसल अमेरिका ने चीन की 33 कंपनियों को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अब चीन की ये 33 कंपनियां अमेरिकी टेक्नोलॉजी और दूसरे सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। अमेरिका ने इन कंपनियों पर चीन की सेना से संबंध रखने और मानवाधिकार का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। माना जा रहा है कि चीन भी अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके जवाब दे सकता है। बहुत मुमकिन है कि दोनों देशों के बीच नए सिरे से ट्रेड वॉर छिड़ जाए, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल कोरोना ने जब अमेरिका को अपने शिकंजे में कसना शुरू किया, तभी से दुश्मनी की ये लकीर लंबी होनी शुरू हुई। अमेरिका चीन पर कोरोना फैलाने के आरोप लगाता रहा और चीन इसे अमेरिका की नाकामी से जोड़कर देखते हुए पलटवार करता रहा। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रॉबर्ट ओब्रायन ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। Relations with China and with the Chinese people, but unfortunately we're seeing just action after action by the Chinese Communist Party that makes it difficult. And with respect to the trade deal, we'll see if they live up to it. But we're dealing in a new world now with Corona. They unleashed a virus on the world that's destroyed trillions of dollars in American economic wealth that we're अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर शुरू हुई तकरार कोरोना काल में शीत युद्ध तक पहुंच गई है। चीन को लेकर अपने नए विजन डॉक्यूमेंट में अमेरिका ने उस पर कायदे और कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप तो लगाया ही, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप मढ़े हैं। ऐसे में चीन भला कैसे चुप रहता? चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ संबंधों को नए शीत युद्ध की ओर लेकर जा रहा है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को खुले तौर पर धमकी भी दे दी है कि वो रूस के साथ मिलकर अमेरिका का इलाज करेगा। Some American politicians have rushed to attach a geopolitical label to the virus, politicize its source, and stigmatize China. अमेरिका और चीन में कोरोना वायरस को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो ने भी एक बार फिर चीन पर हमला किया और कहा कि चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की दुनिया पर कब्जा करने की इच्छा का नतीजा ही है कोरोना वायरस नाम की महामारी। 142 days since doctors at Wuhan Central Hospital first started sharing information about a SARS-like virus. And yet, today, as we all sit here this morning, Beijing continues to deny investigators access to relevant facilities, to withhold live virus samples, to censor discussion of the pandemic within China, and much, much more. चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका 28 साल बाद परमाणु बम के परीक्षण पर भी विचार कर रहा है। 1992 में आखिरी बार परमाणु परीक्षण करने वाला अमेरिका चीन पर दबदबा कायम करने के लिए एक बार फिर
परमाणु परीक्षण कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने इसे लेकर चर्चा भी की है। मतलब ये कि दोनों देशों के बीच जारी तनातनी जंग का रूप भी ले सकती है। एग्रेसिव डिप्लोमेसी, ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन फिर भी चीनी दूत इस बात में कामयाब नहीं हो रहे हैं और दुनिया का और अमेरिका का गुस्सा चीन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या चीन अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? क्या अकेले दम पर वो सुपर पावर से लोहा ले पाएगा? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले रैंक की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि चीन की सेना तीसरे नंबर पर। सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के पास 14 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 21,83,000 सैनिक हैं। यानी यहां पर चीन अमेरिका से आगे है। अमेरिका के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2085 हैं और चीन के पास इसकी संख्या 1232 है। अमेरिका के पास अटैक हेलीकॉप्टर 967 हैं और चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। अमेरिका के पास 6,289 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3,500 टैंक। अमेरिका के पास हैं 715 जंगी जहाज, जबकि चीन के पास 371 जंगी जहाज हैं। यानी हथियारों के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है चीन। तो क्या यही वजह है कि ड्रैगन ने अमेरिका को बर्बाद करने के लिए कोरोना वायरस को हथियार बनाया? चीन पर यह गंभीर आरोप अमेरिका के कई विशेषज्ञ लगातार लगाते रहे हैं। वो चीन को ये जताना चाहता है कि अगर इकोनॉमिकली अमेरिका कुछ कमजोर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी सैन्य शक्ति और सामरिक शक्ति का इस्तेमाल करने में घबराएगा नहीं। खैर, चीन ने कोरोना के संकट काल में भी दक्षिण चीन सागर में अपनी गतिविधियां कम नहीं की हैं। दक्षिण चीन सागर से PLA की मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना पर तबाही झेल रहा अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन को सबक सिखाएगा? क्या साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच होगी सबसे बड़ी जंग? और अगर ये जंग हुई तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा? फिलहाल कोरोना से जंग लड़ती पूरी दुनिया इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है, जबकि चीन और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब होते चले जा रहे हैं।